हेलो क्लास 12। वितान भाग 2 में जो आपका एक पार्ट है डायरी के पन्ने जिसे एन फ्रैंक ने लिखा है, उसकी समरी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो जो हमारी इसकी लेखक का है एन फ्रैंक, पहले उनके बारे में जरा सा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो जो एन फ्रैंक का जन्म 22 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। उसने नाजीवाद की पीड़ा को सहा। उसकी मृत्यु फरवरी या मार्च 1945 को नाजियों के यातना गृह में हो गई थी। ये जो डायरी है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक है। मूलतः तो इसे डच भाषा में लिखा गया था, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया जिसका नाम दिया गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस पुस्तक पर बहुत सारी फिल्में, नाटक, धारावाहिक बन चुके हैं, यानी कि ये बहुत ही फेमस है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों को बहुत सारी यातनाओं को सहना पड़ा था, यहां तक कि उनको गुप्त तहखानों में छिपकर भी अपने जीवन को बचाना पड़ा था। जर्मनी के शासकों ने गैस चैम्बर और फायरिंग स्क्वाड के द्वारा लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे ही समय में एक यहूदी परिवार 2 साल तक गुप्त तहखाने में छिपकर रहा था, और ये परिवार था फ्रैंक परिवार, और दूसरा परिवार था वानदान परिवार। ये दोनों परिवार एक साथ रहा करते थे, और एनी फ्रैंक ने इसी जीवन को अपनी डायरी में उतारा है। तो डायरी जो इसने शुरू की है वो पहली 2 जून 1942 से 1 अगस्त 44 तक लिखी है, यानी कि 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी है इसने। ये डायरी एन ने अपनी गुड़िया किटी को संबोधित करके लिखी है। अब सवाल ये उठता है कि एन के पास ये इतनी अच्छी डायरी कहां से आई जो खाली भी थी, जो उसने लिख डाली। तो इसका जवाब ये है कि एन जब अपने घर को छोड़कर तहखाने में छिपने आ रही थी, तब अच्छी दिनों की एक डायरी उसके साथ आ गई थी। मतलब एक डायरी वो अपने घर से साथ लेकर आई थी। अब डेट वाइज मैं आपको एक एक भाग को बताती हूँ। देखिए, 8 जुलाई 1942 फ्रैंक लिखती है इसमें कि वो गुप्त आवास में जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसकी बहन जो मार्गोट थी उसको एएसएस से बुलावा आ गया था, और घर के लोग उसे भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने छिपने के बारे में प्रोग्राम बना लिया। वो बताती है कि ये जीवन का बहुत ही कठिन दौर था। वो वहां से जब पलायन कर रहे थे, तहखाने में छिपने के लिए जा रहे थे, तब उन लोगों ने अजीबो गरीब हरकतें की। जैसे एन ने बताया कि वो कोई बहुत सामान अपने साथ बहुत अधिक नहीं ले जा सकते थे, तो उसने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, बहुत सारे मोजे पहन लिए, कई सारे हैट लगा लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान वो गुप्त स्थान पर ले जा सके। एन और वानदान परिवार दोनों ही वहां रहने की व्यवस्था करने लगे। अब 9 जुलाई 1942 की छुपने के स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये इसके पिता का ऑफिस होता है। यहां पर इसी तहखाने में दम घोटू वातावरण में ये लोग रहते हैं, और ये ऐसा रहने का स्थान है जो दूसरी मंजिल और गलियारे, यानी कि इधर उधर इन्हें बिखर कर रहना पड़ता है। 10 जुलाई 1942 के बारे में बताती है एन कि उसकी माँ और बहन काम करते करते बहुत थक गई हैं, और नए आवास को भी वो व्यवस्थित करते हैं, यानी कि अच्छी तरह रहने के लायक बनाना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज आ चुका है। कहाँ वो रहा करते थे और कहाँ अब वो आ चुके हैं। और एक जगह वो ये भी लिखती है कि उन्हें ठंडा खाना ही खाने के लिए मिलता है, क्योंकि इतना थक चुके हैं वो लोग कि खाना गर्म करने की शक्ति भी उनके पास नहीं बची है। 28 नवंबर 1942 को उसने लिखा है कि बिजली और राशन ज्यादा खर्च हो चुका है। उसे डर लगता है कि कहीं उनकी बिजली काट ना दी जाए, क्योंकि 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। अगर बिजली काट दी गई तो उनका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। बताती है वो कि दिन वो ऐसी ही हरकतें करते हुए बिताते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और दिन में पर्दे नहीं हटा सकते। अंधेरा होने पर वो पर्दे हटाकर अड़ोस पड़ोस में ताक झाक जरा सी कर लेते हैं। वहां पर एक मिस्टर डसेल भी हैं, वो जिन्हें बच्चों से बेहद प्यार है, लेकिन वो बच्चों को बहुत भाषण देते हैं। तो एन बताती है कि उनके भाषण और उनके अनुशासन संबंधी बातें सुनकर वो बोर होती रहती है। अगर वो बोर होती है और वो किसी बात पर चिढ़ जाती है,
तो जो मिस्टर डसेल हैं वो उसकी माँ से उसकी कंप्लेंट कर देते हैं, उसकी शिकायत कर देते हैं और हर समय उसे कोई ना कोई डांटता फटकारता रहता है। लोगों को लगता है कि वो एक नकचड़ी और बदतमीज लड़की है, लेकिन वो कहती है कि वो अपने आप को बदल नहीं सकती क्योंकि वो कोई गलती नहीं कर रही होती। 19 मार्च 1943 को उसने लिखा है कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम लोग निराश हो गए क्योंकि उसके कारण उन्हें आजादी की जो जरा सी उम्मीद थी वो भी चली गई। मिस्टर डसेल के पास पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन है, जो उन वहीं रहते हैं। वो सारा दिन काटने के लिए दांतों का चेकअप करते रहते हैं। वहां पर जो भी कुछ होता है वो उसी को उस डायरी में लिखती रहती है। जैसे एक जगह वो लिखती है 1944 23 जनवरी कि अब उसे अजीब अजीब तरह के शौक लग गए हैं, जैसे वो वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की जो लिस्ट है उसको बनाती रहती है। वो देखती रहती है कि कहां से कौन किसका फादर था और कौन किसका बेटा था। वह बहुत मेहनत से अपने स्कूल का काम भी कर लेती है। रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को भी समझती है और अपने प्रिय कलाकारों की फिल्में देखने में भी अपना समय बिताया करती है। उस बेब शनिवार को अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाने की बात बताती है, तो वो पहले ही फिल्म के मुख्य नायिकाओं और नायकों के बारे में बता देती है। मम्मी उसे कहीं नहीं जाने देती। वो हर समय काटने के लिए अपना नया नया हेयर स्टाइल बनाती है, तो लोग कहते हैं कि वो किसी किसी का मजाक उड़ा रही है। मतलब वो बेचारी एक 15 साल की लड़की वहां पर अकेली पड़ गई है, इसलिए उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। 28 जनवरी 1944 को उसने लिखा है कि वो हर समय मम्मी और मिसेस वानदान के बचपन की कहानियां सुन सुनकर बोर हो गई है, लेकिन वो अपनी कहानियां सुनने सुनाने से बाज नहीं आते। उन लोगों को हर समय डर लगा रहता है कि कहीं कोई उनके गुप्त आवाज की सूचना ना किसी को दे दे जिससे वो पकड़ ना ले जाएं। और उसके अलावा बटमारों और लुटेरों का भी डर रहता है। कभी कभी उनकी तहखाने की दरवाजों से खटखट की आवाजें भी आती हैं, जिससे कि वो लोग डर जाते हैं। इसी गुप्त आवास में रहते रहते वो 15 साल की हो गई है और उसको फिर वहां पर कुछ चीजें गिफ्ट में मिली हैं, जैसे पुस्तकें, बेल्ट, कुछ कपड़े, रुमाल, दही, जैम, बिस्कुट, ब्रेसलेट, मीठे मटर, मिठाई, लिखने की कॉपियां और बहुत सारी चीजें उसको छोटी छोटी सी मिलती हैं। बताती है वो कि मौसम बहुत खराब है और चारों तरफ से हमले जारी हैं। जब पाठ हमने शुरू में एक बार पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जो डायरी इसकी है वो यहाँ पर इसे उपहार में मिली होगी, लेकिन आगे पढ़ने पर पता चला कि डायरी जो थी वो अपने साथ लेकर आई थी, जो उसे किसी पिछले जन्मदिन पर मिली थी। वहां पर उसका एक दोस्त भी है, पीटर, जो आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, समय काटते हैं, लेकिन वो बाहर निकलना चाहती है, वो दुनिया को देखना चाहती है। वो अंदर उस घुटन भरे माहौल में बहुत थक चुकी है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, वो निकल नहीं सकते क्योंकि उनके निकलने पे पाबंदी है। अगर वो निकलते हैं तो पकड़ जाने का खतरा है। एन बहुत छोटी है, सब लोग उससे वहां पर बड़े हैं, तो छोटी होने के कारण वो सब उसकी उपेक्षा करते रहते हैं। वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पाती, लेकिन वो जो विचार है उससे बहुत ही मैच्योर है, विचारों से वो बहुत ही परिपक्व है, क्योंकि औरतों के बारे में भी उसकी जो राय है वो एकदम सटीक है। उसका मानना ये था कि औरतें केवल दुनिया में बच्चों को ही लाने का जरिया नहीं है, बल्कि उन्हें और भी राइट्स और भी अधिकार मिलने चाहिए। जो भी महिलाएं ये कार्य करती हैं वो कार्य उनका युद्ध में जो वीर हैं जितनी तकलीफ सहते हैं उससे जरा भी कम नहीं है। और वो ये भी कहती है कि औरतों का काम केवल बच्चों को ही संसार में लाना नहीं है, उनको और दूसरे अधिकार भी मिलने चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि औरतें ये काम बंद कर दें कि दुनिया में जो सृष्टि की रचना है उसको ही बंद कर दें, ऐसा भी वो नहीं कहती। लेकिन वो ये जरूर कहती है कि औरतों को बहुत ही सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज समय बदल चुका है, ये बहुत पुरानी बात है, पिछली बातें हैं, दूसरे विश्व युद्ध के समय की बात है। आज बहुत समय बदल चुका है, आज नारियां, औरतें बहुत आगे आ चुकी हैं। कोई फील्ड ऐसी नहीं है, कोई क्षेत्र, कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां महिलाओं का दखल ना हो और कार्य वो सफलतापूर्वक ना करती हो। तो इस तरह से फिर एन और उसकी बहन और उसकी माँ को और उनके पूरे परिवार को वहां से जाना पड़ गया, क्योंकि उनको पकड़ लिया गया और माँ और बहन और ये तीनों को अलग भी कर दिया गया। बहुत यातनाएं दी गई किसी का। उसके बाद एन की मृत्यु हो गई और ये डायरी
फिर इस डायरी को उसकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित किया गया। इस तरह से ये दूसरे विश्व में व्यक्तियों को, यहूदियों को क्या क्या कठिनाइयां सहनी पड़ी, ये हमारा जो लेसन है डायरी के पन्ने हमें ये उससे अवगत कराता है। आपको इसकी समरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी इस लेसन को, इस वीडियो को सुनने के साथ ही फौरन से पढ़ भी लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाए। और एमसीक्यू इस बार आएंगे 10 नंबर के, इसलिए अगले वीडियो में एमसीक्यू बहुत ध्यान से आप देखिएगा।